Welcome children, good morning. Today we start with our social studies lesson 6 and that is the effects मतलब की impact of British rule in India. Now a short dialogues or communication between a mother and a daughter. Now Aruna the mother, she was reading the newspaper in the morning and while her daughter Purva was sitting beside the mother and she was doing her homework. Now Aruna read loudly revolution in Libya. तो ये सुन के पूर्वा ने पूछा that why do people revolt? Revolt मतलब क्यों लड़ते झगड़ते रहते हैं? या एक बेटर फॉर्म इफ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन रिवोल्ट का मतलब तो ये होगा कि कोई चीज़ जब तुम्हें नहीं मिलती तो तुम उस चीज़ के लिए यू स्टैंड अप फॉर दैट थिंग दैट यू वांट इट. दैट्स कॉल्ड अ रिवोल्ट, राइट. तो अब इंडियंस ने रिवोल्ट किया था ब्रिटिशर के अगेंस्ट. रीज़न क्योंकि उनको नेसेसिटीज़ नहीं मिल रही थी उनके रूल के अंडर. इकोनॉमिक मतलब पैसे की क्राइसिस आ गई थी, बहुत तकलीफ में थे लोग. तो देयर वर मेनी रीजंस व्हाई इंडियंस रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. सो अरुणा मतलब जो मदर थी उसने जवाब दिया अपनी लड़की को कि व्हेन द नीड्स मतलब नेसेसिटीज़ like food, clothing, shelter, etc. of the people are not provided, they are not satisfied, and people face economic crisis. That time they revolt. And in our country also same thing happened under the British rule. Condition of the people was so pathetic, मतलब worst I would say, very bad. And thus result क्या हुआ? लोगों ने revolt किया. So let's see how the Indians used to live under the British rule, about their life and all. Now, India was economically prosperous till 18th century. 18th century मतलब 1700 to 1799. तो कहीं भी ये 18th century में हमने यहाँ तक तो मतलब कि till 18th century 1799 तक इंडिया बहुत ही prosperous थी, economically rich, बहुत rich थी, like in art, craft and various products and industrial products, that is cottage industries एंड एग्रीकल्चर. तो बहुत कुछ रिचनेस थी. पूरे वर्ल्ड में इंडिया फेमस थी लाइक सोने की चिड़िया. एनार्की मतलब नो रूल्स एंड रेगुलेशन, जब घर में कोई ना हो बड़े एंड यू अलोन और योर ब्रदर एंड सिस्टर या एंड यू, अगर तुम अकेले हो तो ये धमाल चकड़ी मच जाएगी, धमाल मस्ती होगी घर में, राइट. लेकिन जैसे मम्मी पापा के आने का टाइम हो गया मतलब एवरीथिंग इज परफेक्ट, राइट. सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखी जाती है उनके आने के पहले. एंड देन यू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द फैमिलीज ऑफ द एल्डर्स. तो एनार्की मतलब कि नो रूल्स एंड रेगुलेशन. और ये कब होता है? जब राजा ना हो. तो औरंगजेब के डेथ के बाद जब एनार्की हुई तब भी हमारी रिचनेस इंडिया की थी. इट डिडंट वीकन, इट हैज़ बीन एडमिटेड, मतलब ये बताया गया है बाय हिस्टोरियंस अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड के हिस्टोरियन ने ये बताया है कि इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन के मेथड्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया का अनमैच्ड था एट दैट टाइम. अनमैच्ड मतलब कोई भी कंट्री उसके लेवल की नहीं थी. इंडिया वॉज टॉप मोस्ट. द सेम कंट्री इंडिया बिकेम पुअर एंड बैंकक्रप्ट, मतलब पूरा 0-0 हो गया हमारा मॉनेटरी वाइज ड्यूरिंग दैट 200 years, nearly 200 years of British rule in our country. It became the country. अब इंडिया क्या बन के रह गया अंडर ब्रिटिश रूल? रॉ मटेरियल बना के उनको देना. ब्रिटिशर अपने इंग्लैंड में अपनी फैक्ट्रीज में उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते, जैसे कि कॉटन का कपड़ा हम बनाते, हैंड वोवन सिल्क का कपड़ा हम बनाते, मसलिन हम बनाते, और वो जाके अपनी फैक्ट्री में इंग्लैंड में उससे रेडीमेड गारमेंट्स बनाते और फिर वापस हम ही को आके बेचते डबल द प्राइस में. मतलब कम कीमत में रॉ मटेरियल ले जाना हमसे और उसी का फिनिश प्रोडक्ट हम ही को बेचना डबल द प्राइस. तो ये हम उनके लिए रॉ मटेरियल सप्लायर भी बने और हम उनके लिए मार्केट भी बन गए. तो दिस इज व्हाट हाउ वी बिकेम वेरी पुअर एंड ब्रिटिशर हमें एक्सप्लॉइट करके रिच बनते गए डे बाय डे. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रॉ मटेरियल? सिंपल, रॉ मटेरियल मतलब
वो चीज़ जिससे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, जैसे कॉटन ग्रो किया, कॉटन बॉल्स प्लांट के ऊपर से ऐसे हमने कॉटन बॉल्स लिए, तो क्या हमने उसे पहन लिया कि देखो आज मैंने नया ड्रेस पहना, राइट? नो, तो वो हुआ रॉ मटेरियल। अच्छा ठीक है, शुगर केन, शुगर केन जब चाय बनाते हैं तो डंडा उसमें थोड़ी ना हमने हिलाया या दूध के ग्लास में हिला दिया और कहा वाह आ गई शक्कर अंदर। नो, मम्मी दाल में शुगर केन का डंडा नहीं हिलाएगी कि मैंने गुड़ डाल दिया। नो, जैगरी ऑल्सो वी हैव टू प्रिपेयर शुगर, वी हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम शुगर केन जूस। तो रॉ मटेरियल क्या हुआ? कॉटन बॉल्स, शुगर केन, जूट दैट वी ग्रो, देन सिल्क एंड मैनी मोर थिंग्स, वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, फिर उससे हम कई चीज़ें बनाते हैं, लॉट मैनी थिंग्स। तो उससे लाइक मिल्क, मिल्क डायरेक्टली हम ऐसे पी के हम नहीं कहेंगे, जैसे काउ गेव मिल्क, वी टुक इन अ बाउल, वी ड्रैंक इट एंड वी से वाह टुडे आई हैड मिल्क शेक, टुडे आई हैड आइसक्रीम, टुडे आई हैड मिठाइयाँ, राइट? नो, you I had today I ate lot many chocolates. No, शिखंड खाया। No, मिल्क इज रॉ मटेरियल, फिर उसका प्रोसेसिंग होके कई चीजें बनती है, राइट? सो एग्जाम्पल तो मैंने दे दिए तुम्हें। अब हमारे आसपास तो कोई गांव है नहीं ना, हम कोई गांव में रहते हैं, फिर भी हम रॉ मटेरियल का एक लिस्ट तो बना ही सकते हैं, एंड फिर उस रॉ मटेरियल से क्या फिनिश प्रोडक्ट बनता है वो भी तुम लिख सकते हो। क्लियर? Now, condition of peasants and agriculture during British rule. अब एक्चुअली पीजेंट्स मतलब हम कई बार फार्मर्स को भी पीजेंट्स कहते हैं, फिशरमैन को भी पीजेंट्स कह सकते हैं, बट हियर वी टेक एज द लेबरर्स, राइट? और फार्मर्स यू कैन से। तो उनकी कंडीशन क्या थी और हमारे एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? ना, ब्रिटिश गॉट अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर इनकम, राइट? उनको तो नई अपॉर्चुनिटी मिल गई, चलो भाई और पैसे कमाएं। आफ्टर अक्वायरिंग और गेटिंग, दैट इज आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ दीवानी राइट्स, अब उनको राइट मिल गए, हमारी कंट्री में आके खुद ने ही राइट ले ली कि हम तो आपसे कलेक्ट करेंगे टैक्स ऑन द लैंड, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, दैट इज कॉल्ड दीवानी राइट। तो आफ्टर अक्वायरिंग दीवानी राइट फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ब्रिटिशर के तो इनकम ही बढ़ने लगी। दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग पीजेंट्स टू अर्न मोर रेवेन्यू, और ज्यादा, देखो उनकी लालच और बढ़ती गई, और ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने के लिए, पैसे कमाने के लिए उन्होंने क्या किया? फार्मर्स को डिस्ट्रॉय करने लगे, एंड एज द रिजल्ट दिस फार्मर्स बिकेम पुअर डे बाय डे। मेनी टाइम्स पीजेंट्स हैड टू स्वेल देयर ज्वेलरी, अब उनको अपनी ज्वेलरी भी सेल करनी पड़ी क्योंकि अनाज ग्रो होता नहीं था, दैट इज दे वर नॉट एबल टू ग्रो द ग्रेन समटाइम ड्यू टू लेस रेनफॉल और मेनी अदर रीजंस। फिर भी टैक्स तो पे करना ही था ब्रिटिशर को, दैट वाज अ रूल, उनको टॉर्चर किया जाता फिर टैक्स के लिए। तो बेचारों के पास जो छोटी मोटी ज्वेलरी थी, चांदी की या सोने की, लेट इज गोल्ड और सिल्वर, तो वो बेचने लगे वो लोग टू पे द टैक्स। अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स हैड टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स, फिर तब जो इंडियन थोड़े बहुत जो पैसे वाले थे वो लोग मनी लेंडिंग का काम करते हैं, मतलब ब्याज पे पैसे देना। तो बेचारे ये लोग पैसे लेने लगे उनसे, लोन लेने लगे, यू कैन से इन सिंपल वर्ड, एंड कॉन्सिक्वेंटली फेल इन द डेट ट्रैप। डेट, बी इज साइलेंट, तो डेट ट्रैप मतलब कर्ज के जाल में फंस गए, राइट? कॉन्सिक्वेंटली मतलब रिजल्टेंटली, इसकी असर क्या हुई कि ब्रिटिशर को टैक्स पे करने के लिए लोन लेने लगे, लोन लेते लेते लोन के जाल में फंसने लगे, मतलब कि एकदम खराब कंडीशन हो गई उनकी ना। फार्मर्स लॉस देयर लैंड, फिर धीरे धीरे जमीन बेच दी उन्होंने। एग्रीकल्चर बिकेम जीरो इन मेनी रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। मोरओवर बंगाल ऑल्सो विटनेस अ टेरिबल फेमाइन, फेमाइन मतलब बारिश नहीं होना उस साल, या कई बार कंटिन्यूटी में 1, 2, 3 साल। तो फिर तो बंगाल में आ गया फेमाइन इन ईयर 1770, इन विच लैक्स ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू स्टार्वेशन, मतलब खाना नहीं मिलना, भूख मरी, उसको कहते हैं स्टार्वेशन, उसमें लोग मरने लगे बंगाल में। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस एनफोर्स्ड, मीन्स ही passed an act called Permanent Settlement Act,
इन ऑर्डर टू कलेक्ट टैक्स। अब देखो इनकी लालच का कोई अंत ही नहीं था, और ज़्यादा पैसे कमाना था, टैक्स कलेक्ट करना था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आए और उन्होंने एक लॉ पास कर दिया। एक्ट का नाम था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। अब इस एक्ट से क्या हुआ? एज पर दिस एक्ट कंपनी फिक्स द रेवेन्यू। उन्होंने ऑन द एनुअल बेसिस, मतलब पूरे साल के लिए उन्होंने एक फिक्स टैक्स डाल दिया। जैसे स्कूल वाले कहते हैं कि भाई फॉर 8th स्टैंडर्ड होल ईयर फीस विल बी से 40,000 और 30,000, राइट, पूरे एक साल की। वैसे इन्होंने पूरे साल का ही टैक्स डाल दिया। अब जो जमींदार थे, मालिक जमीन के, लैंडलॉर्ड, were given the permanent rights of land and revenue collection। अब देखो एक बाजू थे कौन? ब्रिटिशर, जिनको टैक्स लेना था। इस बाजू थे, ओके फॉर यू इट विल बी दिस इज द स्ट्रेट वे, सो वी विल टेक दिस। देयर वर द ब्रिटिशर्स, जिनको पैसा वाला बनना था टैक्स कलेक्ट करके। ये बाजू थे पुअर फार्मर्स, और बीच में खड़ा कर दिया इन ब्रिटिशरों ने जमींदार को। अब ब्रिटिशर ने जमींदार को काम क्या दिया कि आप जाके इनसे टैक्स कलेक्ट करो, हम डायरेक्टली नहीं जाएंगे, आप कलेक्ट करो फिर आप हमें दो, राइट। तो लैंडलॉर्ड तो एकदम कंपनी के लॉयल नौकर बन गए। दिस इज हाउ अ क्लास ऑफ अ ग्रुप ऑफ जमींदार हु आर वेरी ऑनेस्ट, दैट इज लॉयल टू द ब्रिटिशर्स वॉज क्रिएटेड। तो एक नया ग्रुप बना ऐसे जमींदारों का जो इनके गुलाम बन गए, ऑनेस्ट गुलाम इंडीड। दिस एक्ट ऑल्सो मेड इट श्योर कि कंपनी की इनकम आती रहेगी। सो दिस एक्ट ऑल्सो एंश्योर्ड इनकम ऑफ द कंपनी, मतलब कि ब्रिटिशर्स की इनकम बढ़ने लगी बाय दिस एक्ट। अगेंस्ट दिस द फार्मर्स हु वर्कड हार्ड इन द हॉट सन टू कल्टिवेट द लैंड एंड ग्रो क्रॉप्स वर एक्सप्लॉइटेड। अब इसके सामने ये बेचारे ये कमाने लगे, इनको हिस्सा मिलने लगा क्योंकि वो इनके नौकर बन गए, ऑनेस्ट सर्वेंट, राइट। तो ऐसा भी एक ग्रुप बना ऐसे जमींदारों का। अब इसमें मरे कौन? फार्मर्स, वो एक्सप्लॉइट हो रहे थे। व्हाट डू यू मीन बाय लैंड रेवेन्यू? टैक्स, राइट। मेक अ लिस्ट ऑफ टैक्सेस पेड बाय अस, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स, व्हीकल टैक्स, बहुत सारे टैक्स हम पे करते हैं, राइट। इफ फेमाइन अकर्स इन मॉडर्न टाइम्स, मतलब आज के ज़माने में अगर एक पूरे साल 2 साल बारिश ना हो, what will happen? Naturally, people will suffer, but people will suffer less, right? Why do they suffer more during British rule in India? क्योंकि ब्रिटिशर कभी कोई सपोर्ट करते ही नहीं थे। लाइक चलो भाई उनके लिए पानी की व्यवस्था कर दी, इरिगेशन सिस्टम डाल दी, नया प्रोजेक्ट बना लिया, कुछ नहीं किया। उनको चाहिए था इंडियंस को एक्सप्लॉइट करो, खुद पैसे वाले बनते जाओ, राइट। सो यू कैन सी दिस फार्मर्स बेचारे सर पे हाथ दे के ऐसे बैठ गए, तकलीफ में है। और ये मस्त राम लॉर्ड कॉर्नवालिस का दिमाग जोरदार चल रहा था कि इनको कैसे एक्सप्लॉइट करे। तो पुअर बिकेम पुअर, राइट, एंड रिच बिकेम रिचर। नाउ इफेक्ट्स ऑन सोशल लाइफ। अब सोसाइटी, हमारी सोशल लाइफ पे इनकी क्या असर हुई? वॉरेन हेस्टिंग द पर्सन हु वाज गिवन द जॉब ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। अब वॉरेन हेस्टिंग को क्या काम दिया गया, राइट, कि भाई कलेक्ट करो टैक्स, रेवेन्यू मतलब टैक्स, उनका काम ये था। He was known as the collector, so learn it. Who was called the collector at that time? Warren Hastings. Why he was called collector? Because he was given the job of collecting revenue or tax. तो कलेक्ट करने वाले को कलेक्टर कहते हैं, टीच करने वाले को टीचर, राइट। वैसे जैसे he also performed the function of a judge। अब वॉरेन हेस्टिंग और भी एक काम करते थे, जज का काम भी वही करते थे। द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। अब जो ब्रिटिश की सिस्टम थी टू रूल डिस्ट्रॉयड अ एंशिएंट सिस्टम ऑफ सेल्फ रूल। अब हम पहले खुद को रूल करते थे, राइट। पहले सिस्टम क्या थी हमारे यहाँ? सेल्फ रूल। ये निकाल के ब्रिटिशर ने क्या कर दिया? खुद का रूल लिया है, राइट। इन द एंशिएंट टाइम एवरी विलेज वॉज अ स्मॉल रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब
खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई बाहर वाला इंटरफियर नहीं करता था तब। तो हर एक गांव के खुद के रूल्स, हर एक गांव डेवलप होता था, सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। ग्राम पंचायत बैठती थी, मतलब कि मुखिया आते थे, गांव के बड़े बूढ़े जो समझदार लोग आते, गांव में कोई प्रॉब्लम होती तो लोग उन्हीं के पास जाते, राइट। तो ग्राम पंचायत हैंडल द रूलिंग ऑफ द एंटायर विलेज। पूरे गांव को एडमिनिस्टर कौन करता, रूल कौन करता, ये मुखिया और उसके गांव के लोग। दिस पंचायत वो लाइक द बैकबोन ऑफ द सेल्फ रूल इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में सेल्फ रूल था, हम खुद अपने आप को रूल करते थे। एक गांव खुद को रूल करता, एक टाउन अपने आप को रूल करता। वहाँ के लोग जो समझदार लोग थे, बड़े थे, वो लोगों को मदद करते। तो पंचायत क्या थी हर एक गांव की, वेरी इंपॉर्टेंट, बैकबोन, राइट। जैसे हमारा बैकबोन होता है जिसके बेसिस पे हम चल सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, हम खड़े रह सकते हैं। ये जो हाथ हिल रहे हैं या हमारी आंखें हिल रही है या जो हम वॉट एवर एक्शन दैट यू डू इज एवरीथिंग बिकॉज ऑफ योर बैकबोन। जैसे कि एक बिल्डिंग का बैकबोन क्या है, पिलर्स, वैसे पंचायत क्या था, बैकबोन ऑफ द सेल्फ रूल इन आवर कंट्री। अब ये जो इंस्टीट्यूशन थे, मतलब इंस्टीट्यूशन मतलब नॉट लाइक स्कूल, कॉलेज एटसेट्रा, पंचायत, ग्राम पंचायत, इस ये जो ग्राम पंचायत था इसको हम कहेंगे इंस्टीट्यूशन, जो खुद को रूल करती थी, गांव को रूल करती थी अपने। और दिस लोकल सेल्फ रूल स्टूड देयर ग्राउंड इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फॉरेन इन्वेजन। जब ब्रिटिशर के पहले दूसरे जो फॉरेनर्स आए थे इंडिया को कैप्चर करने, और जो सल्तनत पीरियड था, तब भी ये गांव के पंचायत जो थे वो स्ट्रांगली खड़े थे, राइट। कभी वो हिले नहीं थे, उनका पिलर स्ट्रांग था, वो खुद इतने स्ट्रांग थे कि गांव डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया था उन्होंने तब। बट अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स they were destroyed. They were destroyed due to the administrative policies of the Britishers. Now, policy of the social reform by the company made people feel insecure. अब ऐसा क्या ये सोशल चेंजेस लेके आए थे ये ब्रिटिशर कि इंडियंस को लगा कि हम प्रॉब्लम में हैं, वी आर इनसिक्योर। और फिर क्या ऐसी चीज़ वो लेके आए हमारी सोसाइटी में, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसी कौन सी पॉलिसी थी जिसकी वजह से हम लोग उन पे डाउट करने लगे। तो उनके ऐसे सोशल रिफॉर्म थे कि इंडियंस को लगा कि गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी। उनके सारे, जैसे कि टीका नहीं लगाना, लाइक लॉट मैनी हमारे जो इंडियन रीति रिवाज थे वो उन्होंने बंद करवा दिए। फिर पगड़ी नहीं पहनना, टोपी नहीं पहनना, एंड सल्यूट मारना रादर देन डूइंग नमस्ते एंड ऑल। तो बहुत सारी उनकी ऐसी छोटी मोटी जो पॉलिसीज थी, हमें लगा, मतलब ये हमें डाउट आने लगा कि ये हमें क्रिश्चियन बना देंगे, और हमारा जो करोड़ों साल पुराना जो हमारा रिवाज है, दैट इज इंडियन कल्चर, और हमारा जो धर्म है, दैट इज रिलीजन, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा हमेशा के लिए। पीपल बिलीव्ड दैट इंडियन सोशल सिस्टम वॉज डेलिबरेटली अंडरमाइंड इन रेलवे एंड मिलिट्री। हमें बहुत ही क्लियरली पता चल गया कि मतलब ये इंडियंस को ये बिलीव करने लगे कि हमारे जो रीति रिवाज हैं, जो कल्चर है, धर्म है हमारा, वो सारा डिस्ट्रॉय हो रहा है, अंडरमाइन हो रहा है जानबूझ के, मतलब डेलिबरेटली। व्हेन आवर पीपल गो टू देयर जॉब एट रेलवे एंड मिलिट्री, यहाँ पे रेलवे और मिलिट्री में हमारे जो इंडियंस थे, वहाँ पे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा था। एंड ऑर्डर वॉज पास्ड इन आगरा दैट एवरी इंडियन हैड टू सैल्यूट द ब्रिटिश, एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, कि आगरा में तो ब्रिटिशर ने एक लॉ भी पास किया था कि जितने भी इंडियन जब भी ब्रिटिशर के सामने से पास होते हैं तो हर एक ब्रिटिश को वो सल्यूट करेंगे। इफ़ इट वॉज नॉट डन, इट वॉज सेड टू बी अ क्राइम, तो ये बहुत बड़ा गुनाह माना जाएगा और फिर लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी। दे वर लायबल, मीन्स सपोज टू बी पनिश्ड। एज ए रिजल्ट देयर वॉज ह्यूज एंगर दैट वॉज स्प्रेड इन द कंट्री। तो
देयर वाज वाइड स्प्रेड सेंटिमेंट ऑफ एंगर, मतलब एक गुस्से के इमोशंस पैदा होने लगे, हेट्रेड जागने लगा फॉर द ब्रिटिशर्स अमंग द इंडियंस. नाउ डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज. अब हमारे इंडस्ट्रीज और हमारे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज, होम इंडस्ट्रीज, फिर हमारा जो ट्रेडिंग था दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, वो कैसे डिस्ट्रॉय हुआ अंडर ब्रिटिशर्स. द हैंडलूम ऑफ इंडिया, हैंडलूम, हैंडलूम मतलब कि आजकल तो पावरलूम है. फॉर एग्जाम्पल से कि आज मशीन में लाइक कॉटन बॉल से बनते हैं थ्रेड, थ्रेड से कपड़ा, कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स, तो ये सब मशीन ही कर देगी, राइट. पहले के ज़माने में ये तो हम कहते हैं आज पावर लूम, पहले के ज़माने में था हैंड लूम, मतलब कि धागे से थ्रेड. जैसे एक इफ़ यू मस्ट हैव सीन व्हेन कोई कॉटेज इंडस्ट्री आज भी है, जैसे सिक्किम में है, गैंगटॉक में, बहुत सारी जगह पे ऐसे है, और सेप्ट यूनिवर्सिटी में तो एक छोटा सा एक व्हेन यू आर इन योर इंटीरियर डिज़ाइनिंग या आर्किटेक्ट के कोर्स में, तो बीच में एक सब्जेक्ट भी आ जाता है जहाँ पे वो तुम्हें सिखाते हैं अबाउट हाउ टू वीव द क्लॉथ. तो एक आई हैड बीन टू दैट यूनिवर्सिटी ऑल्सो, आई हैड बीन टू गैंगटॉक, जहाँ पे हमने ये एक कॉटेज इंडस्ट्री देखी थी, और यू कैन से इज़ द हेरिटेज ऑफ अ कंट्री. पुरानी चीज़ें हमने संभाल के रखी अभी भी, और वहाँ पे वो सारी चीज़ें बनती भी है, बिकती भी है मार्केट में. तो इट्स सो हैपन वहाँ पे जो हमने देखा कि एक ऊंचा सा एक टेबल है जिसके ऊपर एक लेडी या जेंट्स भी होते हैं, ज़्यादातर लेडी से काम करती है वहाँ पे गैंगटॉक में, एंड वो बैठती है वहाँ पे. उनके सामने एक बहुत बड़ा सा एक यू नो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, दो वर्टिकल एंड टू हॉरिजॉन्टल ऐसे वुडन के बैम्बूज होते हैं, नॉट एक्चुअली बैम्बूज, लकड़े होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उसमें बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ होल्स होते हैं जिसके अंदर कलरफुल सिल्कन या कॉटन या जो भी है थ्रेड्स डाल देते हैं, एंड फिर उनको वो दे कीप ऑन मूविंग दिस वे कंटिन्यूसली. सो लॉट्स ऑफ हैंड वर्क, मैनुअल वर्क, हाथ का काम है ये, और अपने आप उन्होंने ऐसी सेटिंग की होती है कि अपने आप वो कपड़ा वीव होने लगता है. दिस इज कॉल्ड हैंड वीविंग, राइट. तो हैंडलूम ऑफ इंडिया सप्लाइड क्लॉथ दैट इज टेक्सटाइल टू द मार्केट ऑफ एशिया एंड यूरोप. तो पहले तो हम हैंडलूम सप्लाई करते थे, बहुत बनता था हमारे यहाँ. The traders from the European countries used to come to India to purchase these commodities. Commodity मतलब प्रोडक्ट. अब ये सारी चीज़ें बाहर की कंट्री के लोग हमारे पास आते हैं बाय करने. इंडियन मेड जूट, सिल्क, वुलन, कॉटन क्लॉथ वर इन हाई डिमांड इन यूरोपियन मार्केट. अब यूरोप में तो इसकी डिमांड बहुत थी. सॉफ्ट एंड डेलिकेट मसलिन ऑफ ढाका वॉज वर्ल्ड फेमस. अब मसलिन एक ऐसा कपड़ा है जो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट कि उसको अगर फोल्ड कर दो तो लाइक इससे भी इस साइज से छोटा, जैसे मैच बॉक्स, राइट, उसमें भी तुम फोल्ड करके उसको सेट कर सकते हो, या एक फिंगरिंग के थ्रू वो निकल जाए पूरा कपड़ा. इज दैट सॉफ्ट मटेरियल. वो तो वर्ल्ड फेमस था मसलिन ऑफ ढाका. अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल बहुत सारी चीज़ें इंडिया उसमें हम ग्रो करते थे और हम फेमस भी थे. जैसे वी यूज्ड टू मेक ऑल्सो, तो जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, शुगर केन एंड ऑल. फिर दूसरे प्रोडक्ट हम बनाते थे, सॉल्ट, सॉल्टपीटर, शुगर एट्सेट्रा. दे वर ऑल्सो एक्सपोर्टेड ऑन अ लार्ज स्केल, और हम बिलियंस ऑफ अमाउंट हम अर्न करते थे, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वी वर अर्निंग. अब इस पे नजर गई ब्रिटिशर की मस्त एकदम कि अगर इस कंट्री को हम कैप्चर कर ले तो हम ये सब हमारा हो जाएगा, राइट, और मुफ्त के नौकर भी मिल जाएंगे हमें. द होल सिनेरियो चेंज. सिनेरियो मतलब पूरा सीन बदल गया द मोमेंट ब्रिटिशर्स केम टू रूल इंडिया, और उन्होंने नए नए पॉलिसी लेके आए, इम्प्लीमेंट करने लगे हमारी कंट्री में. द फ्लो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर गॉट रिवर्स्ड, मतलब हमारे पास जो आ रहा था वो उनकी तरफ जाने लगा.
क्योंकि वो सब हमारे यहाँ से उठा के मुफ्त में ले जाने लगे अपनी कंट्री में। इन द बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब पहले समझ लो, अलग अलग टाइप के रिवॉल्यूशन होते हैं, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, मिल्क रिवॉल्यूशन, रेलवे रिवॉल्यूशन, रोड रिवॉल्यूशन जो आजकल हो रहा है हमारी कंट्री में। तब सबसे स्टार्टिंग में हुआ था ये इंग्लैंड में सबसे पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब कुछ, इट्स नॉट रिवोल्ट, इट इज रिवॉल्यूशन मतलब कोई बहुत बड़ा बदलाव आना, राइट। तो बहुत बड़ा कोई चेंज, कोई बदलाव जो आया वो पहले इंडस्ट्री के रिलेटेड आया था इंग्लैंड में, मतलब कि नई मशीनरी उन्होंने बनाई थी जो एक वर्ल्ड ओवर चेंज ले आई, राइट। अभी इतनी महंगी थी कि जो पैसे वाली कंट्री थी वो ही वो बना सकती थी, और ये आइडिया आई थी, ये सारी सिस्टम आई थी पहले इंग्लैंड में। तो उन्होंने कॉटन के रेडीमेड गारमेंट्स बनाने की फैक्ट्री डाल दी, सिल्क के चीज़ें बनने लगी, जूट की बनने लगी, मसलिन की चीज़ें बनने लगी थी, कपड़े एंड ऑल। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बिगनिंग में ब्रिटिश टुक 500 करोड़ रुपीस आज के, मतलब सिर्फ बंगाल से जब ब्रिटिशर इंडिया में रूल कर रहे थे तो बंगाल से सिर्फ 500 करोड़ रुपए वो ले गए थे, मतलब इतना सामान उठा के ले गए थे। जस्ट इमेजिन द वेल्थ ऑफ ब्रिटिश वुड हैव कलेक्टेड, द वेल्थ द ब्रिटिशर्स वुड हैव कलेक्टेड फ्रॉम आवर कंट्री। अब इमेजिन कर लो कि अगर बंगाल से 500 करोड़ का सामान उठा के ले गए तो पूरे इंडिया से तो कितना उठा के ले गए। इट वॉज, I would say, unlimited, right? Things to know. It is not surprising today to talk about lakhs and crores of rupees. चलो आजकल तो बहुत ही सिंपल है, अरे हमने तो वो लाख का ये लिया लैपटॉप, और हमने करोड़ों का प्लॉट लिया और वो शॉप ले ली 50 लाख की, या ये घर ले लिया 1 करोड़ का। इट्स नॉट एट ऑल सरप्राइजिंग, क्योंकि हम लाखों की बात कर रहे हैं ऐसे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, समझ में आ ही जाएगा जो दादा दादी के साथ रहते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड दिस सम ऑफ द डायलॉग्स, कि जैसे आई ऑल्सो यूज टू लिसन, आई यूज टू हियर इट फ्रॉम माई मॉम हु जस्ट पास्ड अवे फ्यू डेज बैक। वो शी एक्सपायर्ड, ऑफ हो गई वो जस्ट फ्यू डेज बैक। तो बट येस, आई वुड से इज द सपोर्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स हु इज कीपिंग मी स्ट्रॉन्ग। डेली लेक्चर्स देना, तुमसे हंस हंस के बात करना। अगर लेक्चर देने ही नहीं होते तो आई डोंट नो व्हाट आई वुड बी डूइंग। तो आई एम रियली थैंकफुल टू माई स्मॉल बच्चास दैट so loving you people are, that you people keep us strong। you दो मैं तुम्हें नहीं देख सकती, बट आई कैन स्टिल फील कि मेरे प्यारे बच्चे वहाँ पे बैठ के विद अ बिग स्माइल, यू ऑल आर लिसनिंग एंड यू ऑल आर स्टडिंग हार्ड। तो तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं स्ट्रांगली विद अ बिग स्माइल। हाँ, मैं हमेशा लेक्चर देते हुए हंसूंगी नहीं, बट इट्स जस्ट दैट वी आर हैप्पी, राइट। तो ये ऐसे मेरे सिचुएशन में भी यू ऑल आर कीपिंग मी वेरी स्ट्रांग इनफ, एंड आई फील वेरी गुड व्हेन आई टॉक टू माई ए स्टैंडर्ड। सबके साथ अच्छा लगता है, 9-10 के साथ भी, बट क्योंकि 8 वाले इतने छोटे बच्चे हैं तो तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही मुझे प्यारा लगता है when you give me a call or when I give you a call and we talk with each other. So keep on calling us, and at least I feel very happy when my A standard bachas give me a call. I really, that day is the best day I would say. तो चलो रोज एक एक बच्चा फ़ोन कर ही लिया करो, राइट। रोज़ करो फ़ोन, नो प्रॉब्लम, लेकिन रात को 10 बजे, राइट, या सुबह 5 बजे व्हेन आई एम फ्री। फिर आफ्टर 7 नो फ्री, आफ्टर 10 और 9, आफ्टर 9 o'clock चलो। तो बैक, दोज आर स्टेइंग विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स। तो तुमने ये देखा होगा लाइक कि अगर तुम कहीं पे पार्टी में जा रहे हो या पार्टी दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल टू योर फ्रेंड्स, या बर्थडे पार्टी एंड ऑल, तो मम्मा नहीं मुझे पार्टी देनी है, देखो मैं सब फ्रेंड के पार्टी में जाती हूँ, इट लुक्स सो बैड ना मम्मा, तो अब तो मैं भी दूंगी। मम्मी भी बेचारी शर्म के मारे, ओ गॉड
कितना बुरा लगेगा, सब पार्टी दे रहे हैं, मेरी बच्ची की मैं पार्टी नहीं दे रही। चलो भाई ले गए मैकडोनल्ड्स में या पिज्ज़ा हाउस और समवेयर। अब ये 5,000 10,000 उड़ जाते हैं, दिस वे। घर पे आए, दादी ने पूछा बेबी कितने उड़ा के आए? तुम कहोगे दादी कुछ ज़्यादा नहीं, 5,000। माय गॉड, दादी तो बेहोश हो जाएगी, कहेगी वैल्यू है या नहीं 5,000 की? हमारे ज़माने में तो ये होता था और वो होता था। एंड आई वुड से यस, शी इज़ वेरी राइट। सेम थिंग माई मदर ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी, कामिनी इतना शॉपिंग मत करो। ऐसे से मम्मा प्लीज़, मैं कमाती क्यों हूँ, राइट? जब नहीं कमाती थी तो 2 ड्रेस थे, ऐसे 10-15 साल मेरे रहे कि भाई नहीं कमाए तो 2-3 जोड़ी कपड़े थे पूरे साल में, वो ही ऑल्टरनेट पहनते रहो। कोई शादी में बुलाए तो नहीं जाते थे, बिकॉज आई डिडंट हैव दैट लग्जरियस लाइफस्टाइल एंड क्लोथ्स एंड ऑल, तो नहीं जाते थे शादी में, इट वॉज ओके। आई फोकस्ड ऑन माई टीचिंग। अब देखो यहाँ तक पहुँचे, अब पैसे हैं तो मैं मम्मी को समझाती थी मम्मा प्लीज़ अब पैसे हैं तो थोड़े उड़ाने भी दो, थोड़े यूज़ करने दो। आई यूज्ड टू स्पेंड ऑन पीपल, आई यूज्ड टू स्पेंड ऑन माई स्टूडेंट्स, आई यूज्ड टू स्पेंड ऑन माई सेल्फ ऑल्सो। बोलते ठीक है तुम स्टूडेंट्स को खिलाओ पिलाओ, तुम जिनको ज़रूरत है उनको दो, लेकिन इतने ड्रेसेस इतनी शॉपिंग मत करो। एंड एक्चुअली टुडे इन दिस 4 months आई रियलाइज, और मम्मा के जाने के बाद तो एकदम से उनके बहुत डायलॉग याद आते हैं, दैट क्यों नहीं सुना मैंने उनका, राइट? दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, लिसन टू योर एल्डर्स, लिसन टू देम। हाँ, ऐसे नहीं कि मैं सारी चीज़ें नहीं सुनती थी, सुनती भी थी, नहीं भी सुनती थी, और जो नहीं सुनी उसके लिए आज मैं देख रही हूँ कि कहीं पे वो मैंने गलत किया था। उनकी बात सुनती तो शायद बेटर होता लाइफ में, राइट? तो लिसन टू योर एल्डर्स ऑलवेज। एंड तो दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो तुम कहोगे दादी या नानी वो तुम्हारे ज़माने की बात है, एंड इज द ट्रुथ। I still remember how my nanny, who died, I would say maybe 40 years back. That time she was 80-85. तो मेरी नानी क्या कहा करती थी, आई डोंट रिमेंबर मच, थोड़ा बहुत याद है कि 50 rupees for 10 grams gold. My God, 1 तोला सोना 50 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, बढ़ते 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 आज हम सुन रहे हैं नियरली 40 to 50,000। जस्ट सी। तो नेचुरली ग्रैंड पेरेंट्स को बेचारे को ये लगेगा, ओ हम तो 2 पैसे में ये खाते थे, 1 पैसे में सिंग खाते थे या चने खाते थे या शुगर केन जूस पीते थे। फिर धीरे 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 हम ये सुनने लगे 50 पैसे में शुगर केन का बड़ा ग्लास वो लोग पीते थे। आज 50 रुपये में, वो 50 पैसे में पीते थे, हम 50 रुपये में पी रहे हैं। वास्ट डिफरेंस। तो हमारे लिए आज 5,000 इस ये उड़ाना, उनके लिए 5,000, माय गॉड इतने सारे, उनके लिए तो जैसे लाखों रुपए हमने उड़ाए। सो दे आर ऑल्सो ट्रू and we are also right on the other side. So it is not surprising today to talk about lakhs and crores of rupees. Find out from your grandparents about the value of 1,000 rupees 50 years ago. Why were coins larger in size in those days? Right? पूछ लेना उनको. Now, with the help of raw material produced, अब बेचारे देखो कैसे मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, ये जूते बना रहे हैं। आजकल बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग गई है जूते बनाने की। जैसे बाटा तो हमारी है नहीं, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ। तो बाटा कंपनी है या रिबॉक या बहुत सारे ऐसे वुडलैंड्स एंड नाइकी के जो शूज़, स्पोर्ट्स शूज़ या व्हाटएवर, कहीं पे भी तुम जाओ, हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स भी सारे पहले ऐसे बनते थे, राइट? ये हमारे गांव के लोग हैं जो खुद बनाते, खुद के गांव में लोगों को देते। ये आदमी मटके बना रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, तो नेचुरली उसको ये चीज़ नहीं आती जूते बनाना, तो वो सारी चीज़ें किसको देता? फिर ये आदमी अपनी चीज़ें बना के इसे देता, राइट? और ये आदमी वो चीज़ें इनको दे देता।
क्लियर? तो इसी तरह से यहाँ पे भी लेन देन होती थी, क्लियर? तो दिस इज व्हाट यूज्ड टू हैपन इन सेल्फ रूल, सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब हम खुद पे ही डिपेंडेंट थे। टुडे मतलब ब्रिटिश रूल के आने के टाइम पे सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगा, राइट? तो विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस इन इंडिया एंड द मनी कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड प्रॉस्पर्ड, बिकेम रिच। हमसे रॉ मटेरियल लेना, हमें को वापस बेचना, बनाते थे अपनी कंट्री में। तो देखो हमारा सब कुछ जीरो होने लगा, वो बनने लगे प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस मतलब रिच, डेवलप्ड। देयर मिल स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग, उनकी तो इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी, प्रोग्रेस करने लगी। द क्लॉथ मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड वाज इंपोर्टेड इन इंडिया, हमारा रॉ मटेरियल ले जाके जब वो कपड़ा बनाते हम ही को वापस देते, राइट? विदाउट पुटिंग और लेविंग एनी टैक्स ऑन इट, whereas there were taxes up till 80% on the cloth manufactured in India. वो जो कपड़े बना के इंडिया में लाते तो कोई टैक्स नहीं, हमारा कपड़ा अगर हम बनाते तो उस पर टैक्स लगता 80%। इमेजिन 100 रुपये का कपड़ा बनता तो 80 रुपीज़ तो टैक्स में चले जाते। खाते क्या हम? एज अ रिजल्ट जो कपड़ा बनता, कॉटन, सिल्क, जूट, that is called textile made in India became costlier in the Indian market itself. अब वो जो हमें बेचते वो 10 रुपये में बेचते। एग्जाम्पल, हमारा कपड़ा हम पे इतना टैक्स लगता कि हमें थोड़ा महंगा बेचना पड़ता, तो नेचुरली हमारे लोग हमसे खरीदते ही नहीं, क्योंकि हम 20 में बेचते थे, ब्रिटिशर 10 में बेचते। इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज कुड नॉट विथस्टैंड, कुड नॉट फेस the competition, they could not sustain themselves, ना तो वो competition कर सकते, ना तो वो खुद को जिंदा रख पाए। many skill based industries of a country, जो skill based मतलब ये कॉटन एंड ये जो मोची है, जो मटके बनाने वाले हैं, तो इनमें ये लोग स्किल थे। हर एक ग्रुप को उनकी अपनी स्किल थी, राइट? तो ये स्किल बेस्ड इंडस्ट्रीज थी, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ग्लास, पेपर, मिनरल, शिप बिल्डिंग एट्सेट्रा गॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये सब तो डिस्ट्रॉय होने लगा, ये लुहार है, राइट? एंड इट गॉट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द रूल्स ऑफ ब्रिटिशर्स। लैक्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड, बेचारे बहुत सारे हमारे ऐसे स्किल्ड वर्कर्स ऐसे बैठ गए, कोई ऐसे बैठ गया चिंता में, अब क्या करें, काम था नहीं, ब्रिटिशर ने सब कुछ कैप्चर कर लिया। ग्रेजुअली पुअर वर्कर्स ऑफ विलेजेस ऑफ इंडिया बिकेम पुअरर, तो ये बेचारे पुअर वर्कर्स और ज़्यादा गरीब हो गए, राइट? व्हाट कॉटेज इंडस्ट्रीज कैन बी सीन एट द विलेज लेवल इन प्रेजेंट टाइम? हाँ, बीच में बंद हो गया था, आज वापस स्टार्ट हो गया है, जैसे हैंडमेड क्लॉथ, फिर चनिया चोली के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी होती है, वो सारा कच्छ में आज भी हम देखते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे। हमारी गवर्नमेंट ने ये सारा हेरिटेज रखा है प्रोटेक्ट करके, प्रिजर्व करके, ताकि इंडिया वर्ल्ड मैप पे पहचानी जाए। ये बहुत ही फेमस है हमारी इंडिया का वेरियस आर्ट क्राफ्ट, जो अभी भी हमने हमारी गवर्नमेंट ने संभाल के रखा है, जैसे पटोला पाटन का, राइट? इकत अलग अलग स्टेट का, अलग अलग स्टेट में जाओ तो उनके गांव में आज भी ये सारा बहुत ही प्रिजर्व करके रखा हुआ है हमने, राइट? सो वी स्टॉप ओवर हियर and we continue ahead in our next lecture. So thank you very much. Take care. Thank you very much. Effects of British rule in India. The British came to India at the start of the 17th century. They annexed many princely states and established their colonies across the country. The British rule in India from 1858 to 1947. They formed laws and policies of their own. In this module, you will learn about the various effects the British rule had in India. During the British rule,
India witnessed a single type of administration. The British implemented different policies like divide and rule, doctrine of lapse and doctrine of subsidiary alliance could effectively exercise control over India. The policies helped them successfully bring uniformity in administration and in the maintenance of law and order. The Industrial Revolution, which began in England in the 18th century, adversely affected the Indian economy. The British exported the raw material from India at cheaper rates, manufactured finished goods in England, and sold them in India at cheaper rates. The handmade products of India could not compete with the machine-made, cheaper goods. As a consequence, the domestic industry started closing down, and many people lost their jobs. The British had a primary intention of gaining profit and eventually conquer the vast territory of India. They needed revenue to finance their projects and run the administration. Therefore, they introduced a number of land revenue settlements to extract taxes from the farmers. These tax systems were the Zamindari or permanent settlement system, the Roytwari settlement and the Mahalwari settlement. In different areas, the system had different names, but the object of all the systems was to exploit the farmers. Let's look in detail at these different land tax systems. During the rule of the kings, a fixed tax was collected based on the quantity of the produce. The British introduced a new system of collecting tax, and the right to land ownership was taken away from the farmers. Land tax was fixed on the area of the land and not the quantity of the produce. Lord Cornwallis introduced the Zamindari system in Bengal, Bihar, and Orissa. According to this system, the landlords or zamindars had to collect a fixed amount from the farmers and pay the government. The zamindars collected more taxes, paid the government only a fixed amount, and used the rest for themselves to lead a luxurious life. The Roytwari system was introduced by Alexander Reed in Madras, Mumbai, Sindh, Bihar and Assam, and was later maintained by Thomas Munro. According to this system, the farmers or Roth acquired the rights to ownership of the land and had to pay a tax fixed on the area of the land. If the farmers failed to pay the tax, they lost the rights to the land, and eventually the government had the authority to sell the land. An extension of this rule was that all land disputes were to be taken to the courts instead of the village panchayat. The Mahalwari system was introduced in 1822 in the Ganges Valley, northwestern provinces, central provinces and Punjab. It was introduced by R. M. Baird and James Thompson. Under the Mahalwari system, the tax was assessed on the basis of a mahal or estate, which may be a village or a group of villages. The mahaldar or owner of the mahal acted as an agent in place of the zamindar. The mahaldar was jointly responsible to pay the sum of revenue assessed by the government. In major cities, industries with modern technology and machinery came into existence. Foreign investment and ownership too increased in the Indian industrial sector. The British imparted Western education to retain their identity. Religious education was limited to a small section as a result of some traditional schools and madrasas. As recommended by Lord Macaulay's report, the foundation for English education was laid down by Lord William Bentinck. This enabled rational thinking and study of Western literature. In the Hindu College of Bengal, the East India Company started teaching Western literature, humanities, and science. Various universities came up at Calcutta, Madras, and Bombay. An engineering college was started at Roorkee.
The public education department was established as Charles Wood suggested that priority should be given to primary education. Development in the education field inspired the freedom struggle, and Western thoughts led to the awareness of nationalism. English language gained importance as a tool of communication and enabled unity among the people. Literature progressed in English, Hindi, Marathi, Tamil, Kannada, and other provincial languages. Lord Curzon worked for the progress in the educational field. The British did everything to ensure their long-lasting rule over India by carrying out some developmental activities in the country. Road and railway lines were laid in the country in order to transport raw material from the interiors of the country. The first train was started between Mumbai and Thane. Telegraph lines were laid down to pass on information quickly. These facilities facilitated in building national integrity amongst people by bringing them together. In India, the role of newspapers in creating national awareness was incredible. In the year 1818, various language papers were started in India. Some examples include Digdarshan, which was the monthly magazine in Bengali, and Samachar Darpan, which was a weekly news magazine in Bengali. Raja Ram Mohan Roy was one of the pioneers in publishing the first weekly Bengali newspaper, called Samvad Kaumudi. The newspapers questioned the functioning of the government and therefore incurred the rage of the government and the framing of the rule that no newspaper could be published without a prior approval of the Governor-General. Example of one such newspaper is Calcutta Journal, whose editor Buckingham was deported from India. The Indian newspapers express the voice of the people collectively. Hindu Patriot played a major role in highlighting the struggle of the indigo farmers of Bengal. Ishwar Chandra Vidyasagar's Soma Prakashas, a Bengali newspaper, advocated nationalistic attitude and also supported the interests of the Bengali farmers during the Indigo Farmers' Revolt in 1860. Amrita Bazar Patrika by Sisir and Motilal Ghosh, the Bengali by Surendranath Banerjee, and the Tribune were some of the oldest nationalistic newspapers. Weekly magazines named Kesari in Marathi and Maratha in English were started by one of the prominent extremists, Bal Gangadhar Tilak. Social reforms were publicized in a weekly magazine called The Indian Social Reformer. The first Kannada publication, Mangalore Samachar, was started by a Christian missionary called Herman Frederick Mogling. Karnataka Prakashika and Suryoday Prakashika are a few more examples of early weekly newspaper published in Mysore. Let us now recap all the important points that we have covered in this module on the effects of British rule in India.